तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने से पहले हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक्चुअली इंटरेक्शन होता है या ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बात करें तो अल्ट्रा वायलेट, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, ये तमाम रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं कि ये किस तरह मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लें तो हम इसमें देखते हैं कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वो किस तरह रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली आगे जो हमने पूरा ये टॉपिक हमने आगे पढ़ने हैं वो इसी से रिलेटेड है कि मैटर और रेडिएशंस किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह 3 टाइप है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड वन इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड वन इज़ एटॉमिक फ्लोरेसेंस और इसका जो सेकंड नाम है वो है री एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। इस लिहाज से जो आज का हमारा वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली है क्या। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी सैंपल में से एलिमेंट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ये एलिमेंट अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल ये हो सकती हैं। इनको मतलब सैंपल से हम इजीली इसकी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और ये कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। इसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो जैसे ही जो हमारा सैंपल है इसको हम फ्लेम के ऊपर करते हैं तो इसके जो एटम्स होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, साइड से सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करके। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट पे, तो ये वहाँ पे खुद को स्टेबल फील नहीं करते। तो खुद को स्टेबल करने के लिए ये वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करते हैं जिसको हम एमिशन कहते हैं, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एमिट कर रहे हैं। इस वो जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है ये रेडिएशन किस एलिमेंट से मिल रही है, उससे फिर हम एलिमेंट की डिटेक्शन कर सकते हैं। मज़ीद इसको समझने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम से हम समझते हैं। ये हमने बना लिए, हमारे पास 2 एनर्जी लेवल है। हमारे पास सारे जितने भी जो एटम्स हैं वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में। क्या करेंगे, साइड से ये फ्लेम के ऊपर सारा प्रोसीजर हो रहा है ना, वहाँ से अमाउंट ऑफ हीट जो अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे E1 से E2 में। इसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। यहाँ एक्साइटेड स्टेट पे ये खुद को स्टेबल फील नहीं करते, इसलिए ये दोबारा वापस की बैक आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में। जब ये वापस आएंगे तो यहाँ से कुछ ये अमाउंट ऑफ हीट जो है ये एमिट करेंगे। ये जो अमाउंट ऑफ हीट एमिट हो रही है एक्चुअली इन रेडिएशन को हम लेके तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से जो है एलिमेंट हैं या कौन सा ये मेटल है, उसके साथ इसकी ये रेडिएशन की एनर्जी मैच करके तो हम देखना चाह रहे होते हैं कि कौन सा ये एलिमेंट है। मज़ीद आगे हम इसका नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स देख लेंगे। पार्ट्स और कंपोनेंट्स हम इसके सोर्स की बेस पे यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन सोर्स क्या है। यहाँ पे जो हम एक्साइटेशन सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर इसका नाम इसलिए से दिया गया क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट जो एटम है उसकी जो एक्साइटेशन है वो फ्लेम के ऊपर हो रही होती है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एक्साइटेशन सोर्स, जिसमें मोस्टली हम फ्लेम यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्पार्क, आर्क, प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर, लेंसेज वगैरह आ जाएंगे, मोनोक्रोमेटर आ जाएगा, डिटेक्टर आ जाएगा, एम्पलीफायर आ जाएगा और लास्ट पे हमारे पास रीड आउट डिवाइस आ जाएगी, जिसके थ्रू फिर हमारे पास पूरा एक स्पेक्ट्रम बन के आ जाता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रम से पता चल जाता है कि कौन सी रेडिएशन है जो यहाँ से इमिट हो रही है। बेसिकली तो हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उससे पे ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए। अब मैकेनिज़्म को हम डायग्राम से ये देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसको हम स्टडी करते हैं कि ये क्या है। फ्लेम, सबसे पहले हमारे पास ये नीचे सैंपल सोल्यूशन है। हमारे पास एक बीकर होगा जिसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा सैंपल पड़ा होगा। एक ट्यूब के थ्रू ये जो सैंपल है ये चैम्बर में जाएगा, फर्स्ट चैम्बर में, जिसे हम नेबुलाइज़र कहेंगे। यहाँ पे ना ये शावर टाइप हमारे पास लगा होता है,
ये जो भी हमारा सोल्यूशन है, जो भी हमारा सैंपल है, सैंपल को एक्चुअली सैंपल हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल्स वगैरह हो सकती हैं, उसको हमने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, या कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कोई सॉइल हो सकती है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, मतलब जिसमें भी हम एलिमेंट देखना चाहते हैं उसको सोल्यूशन बना के हम बीकर में डाल देंगे। फिर जो हमारे पास ट्यूब लगी है वो न्यूबलाइज़र के थ्रू जाएगी। न्यूबलाइज़र के एंड के ऊपर शावर टाइप कुछ लगा होता है जो वाटर को, या जो भी हमारे पास सैंपल है उसको छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कर देता है। ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे ये मिक्सिंग चैम्बर में जाएंगे तो यहाँ पे गैस इनलेट और एयर, इन सब के साथ ये मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद जो है ये फ्लेम में चला जाएगा। अब जो फ्लेम है इसमें कुछ इवेंट्स होंगे। हमने पीछे बात की है कि फ्लेम में कुछ इवेंट्स होंगे, जिसके बाद जो है फ्लेम के ऊपर से जो है हमारे पास कोई रेडिएशन एमिट होगी और वो मज़ीद आगे जाके डिटेक्ट होगी। तो अगर ये फ्लेम में देखा जाए तो 4 तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं। एक है डेजोल्यूशन, जिसे इवेपोरेशन भी कहते हैं। फिर दूसरा है जो है वो वेपोराइजेशन, जिसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। थर्ड वन जो है वो एटोमाइजेशन, इसके बाद एक्साइटेशन होती है, और फिर एमिशन। सबसे पहला जो प्रोसीजर है, जैसे ही हमारे पास ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स बने थे नेबुलाइज़र में, ये गैस इनलेट एयर के साथ मिले हैं, ये गैस और एयर इनलेट के साथ ये इसको जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेशर अप करेंगे कि ये ऊपर जाए फ्लेम की तरफ। अब यहाँ पे जैसे ये फ्लेम की तरफ जाएगा, फ्लेम की हीट से क्या होगा, जो भी हमारे पास वो जो सॉल्वेंट पीछे से बचा हुआ है, सारा का सारा जो लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, जितना भी लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और फिर सिर्फ सैंपल पार्टिकल्स ही रह जाएंगे। सेकंड नंबर पे क्या होगा, वेपोराइजेशन, या दूसरा नाम से क्या है सब्लिमेशन। जो हमारे पास सैंपल पार्टिकल हैं वो गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, एटोमाइजेशन और एक्साइटेशन। थर्ड प्रोसेस में ये होगा जो हमारे पास जो सैंपल पार्टिकल गैस में कन्वर्ट हुए थे, अब उनकी डिसएसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी और वो एटोमाइज यानी एटम्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो जो एटम है साइड से फ्लेम में, चूँकि यहाँ पे हीट है फ्लेम की, तो साइड से फ्लेम में से हीट लेंगे, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और फिर क्या करेंगे, वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। E1 से E2 में एक्साइटेशन स्टेट में चले जाएंगे। जैसे ही एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे वहाँ पे ये अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबिलिटी की वजह से वापस ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो कुछ रेडिएशन एमिट होगी। अब ये जो एमिटेड रेडिएशन है, अब ये फ्लेम के आगे से जो रेडिएशन एमिट हुई है ग्राउंड स्टेट में आते वक्त, वो वाली रेडिएशन फ़िल्टर में से पास करेगी, मोनोक्रोमेटर में से गुजरेगी। मोनोक्रोमेटर जो स्पेसिफिक वेवलेंथ जिसको हम आगे डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उनको सिर्फ गुजरने जाएगा, डिटेक्टर में से डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसको एम्पलीफायर में एम्पलीफाई किया जाएगा सिग्नल्स को, और रीड आउट डिवाइस में, अब रीड आउट डिवाइस में हम जो है इसको रीड कर लेंगे, मतलब इसका हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बना हुआ आ जाएगा, उस स्पेक्ट्रम को हम रीड कर लेंगे। अब जो हमारे पास ये पीछे जितना भी वर्डिंग में मैकेनिज़्म है वही है जो मैंने सारा डायग्राम से बनाया है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और ये इवेंट्स भी वही लिखे हुए हैं। अब अगर हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस की बात कर लें, एडवांटेजेस से पहले हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन इक्वेशन पढ़ लेते हैं कि ये इक्वेशन क्या है। हमने भी पीछे पढ़ा है कि जैसे ही फ्लेम के ऊपर फ्लेम पे जैसे ही फ्लेम के ऊपर जाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ये हमारे पास नीचे ग्राउंड स्टेट है E1 और दूसरी है हमारे पास, अच्छा हमने पीछे बात की थी फ्लेम के ऊपर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। हमने कहा था कि कुछ जो एटम्स होते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं और चले जाते हैं जी एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन इतने सारे एटम्स होते हैं वो सारे तो सारे नहीं ना जाते होंगे एक्साइटेड स्टेट में, कुछ ग्राउंड स्टेट में तो रहते होंगे ना। तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमें इसी बात का, इसके थ्रू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इसके थ्रू, ये जो इक्वेशन है इसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स हैं वो कितने हैं या उनकी क्या अमाउंट है दोनों तरफ। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले की बात की जाए तो ये फॉर्मूला है N1/N0 इक्वल टू G1/G0 एप्सिलॉन और डेल E/KT। N1 जो है नंबर ऑफ़ एटम जो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, N0 जो है वो नंबर ऑफ़ एटम जो ग्राउंड स्टेट में है, G1 और G2 ये इसके स्टैटिकल वेट है जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में है। डेल E ये एनर्जी डिफरेंस है या जो एनर्जी यूज़ हुई है एक्साइटेशन में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में।
इसमें जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है फ्लेम का। तो ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं, रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर सकते हैं जितने भी एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। अब इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लें तो हमने पीछे भी बात की थी कि इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब सैंपल के अंदर जो एलिमेंट है उनकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड देखें तो ये सिंपल, एक्यूरेट और इनएक्सपेंसिव मेथड है। नंबर थर्ड की बात की जाए, जितनी भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कली में बात कर रहे हैं सोडियम, पोटाशियम, लिथियम वगैरह आ जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बात कर ली जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम वगैरह आ जाता है, तो हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 4, ये क्विक, कन्वीनियंट और सेंसिटिव मेथड है। अब जाहिर है कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो हमारे पास सोल्यूशन है उसके अंदर जो मेटल आइन है उनकी कंसंट्रेशन को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। और सम टाइम हमें इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी नहीं पता चल रहा होता कि कौन कौन से एलिमेंट अंदर मौजूद हैं। नंबर 3 की बात करें, जो भी सोल्यूशन के अंदर हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है उसका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं देख सकते कि वो किस तरह का कंपाउंड है। नंबर 4 पे देखा जाए कुछ एलिमेंट है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन वगैरह, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते फ्लेम फोटोमीट्री के थ्रू क्योंकि ये नॉन रेडिएटिंग इन नेचर होते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों को मिला के इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे फ्लेम फोटोमीटर है, इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं एप्लीकेशन। वैसे हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि सम टाइम इसकी जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं हम करवा रहे होते। सेकंड हम बात की जाए तो सॉइल को जब हमने कल्टीवेशन करनी होती है इसकी, तो इससे पहले सॉइल को हम चेक करते हैं कि उसमें जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी है, यानी मतलब उसे और चाहिए या उतनी ही काफ़ी है, तो इसके थ्रू हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो हम सॉइल को डिटेक्ट करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर क्लिनिकल फील्ड्स में देख लिया जाए तो हमारी बॉडी फ्लूइड, मसल, हार्ट वगैरह में सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन हम इसकी भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि हमारा जो ब्लड सीरम है उसको हम निकाल के उसको उसमें डाइल्यूट करके, मतलब उसमें और वाटर में इसको डिज़ोल्व करके डाइल्यूट करके इसको हम सैंपल सोल्यूशन के तौर पर ले के पूरा वो जो हमने पीछे प्रोसीजर पर है, सैंपल से कैसे फ्लेम से वो डिटेक्ट होकर आगे आगे चलता है, तो उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि सोडियम और पोटाशियम आयंस कितने हैं या मतलब कैसे उनकी हो रही है, ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूसेस, अल्कोहल वगैरह, सेम इसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन का भी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस नाम से ज़ाहिर होता है जैसे होता है कि इंटरफेयर करना, मतलब मुदाखलत करना, तो सेम इसमें भी ऐसी है। जब हम कोई सैंपल लेते हैं सम टाइम, तो उस सैंपल के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा मेटल उसमें मौजूद होती हैं। जैसे हमारे पास ये सैंपल है तो हमारे पास इसमें एक ए और दूसरा बी, कोई 2 मेटल्स आ गए हैं। एक पोटाशियम ले लो और एक कैल्शियम ले लो, 2 मेटल आ गए हैं। अब ये क्या होगा, पहले तो हम कर रहे थे कि किसी एक मेटल को डिटेक्ट कर रहे थे और उससे रिलेटेड जो उसकी रेडिएशंस आ रही थी, जो रेडिएशन एमिट हो रही थी उसको हम डिटेक्ट कर रहे थे, उसका हम एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 2 आ गई हैं, तब ये दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे की इंटेंसिटी पे असर डालेंगी। जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी पे असर डालेंगे और इस लिहाज से फिर इसके जो स्पेक्ट्रल बैंड, जो स्पेक्ट्रम बनेंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जैसे हमारे पास पोटाशियम और हमारे पास ये एक है, इस तरह सपोज़ करो हमारे पास एक बन रहा था, स्पेक्ट्रल लाइन बन रही थी, ठीक है, हमारे पास एक मेटल की इस तरह बनी जाई थी। अब हमारे पास इंटरफेयर कर लिया किसी और रेडिएशन ने, किसी और मेटल लाइन ने, तो इस लिहाज से अब ये जो है कोई और रेडिएशन इसके ऊपर ऐसे बन जाएगी, डिफरेंट तरह से इसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी। तो जो हमारे पास सही लास्ट पे आंसर आना चाहिए था वैसा आंसर नहीं आएगा, उसके जो स्पेक्ट्रम है लास्ट पे वो भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें किसी भी किस्म का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।